हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कस्टमर सॉल्यूशंस में। हाल ही में इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया है, जिससे इलाहाबाद बैंक के सभी कस्टमर को कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आज ये वीडियो तैयार किया है। अगर आपका खाता इलाहाबाद बैंक में था और उसमें चेक बुक इशू थी तो उसका विड्रॉल अब नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर आपका एटीएम इलाहाबाद का है और वो काम नहीं करना है तो उस केस में क्या करना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं हो पा रहा तो उस केस में क्या करें। हमने अपने वृद्धा पेंशन या स्कॉलरशिप टाइप में अपना पुराना आईएफएससी कोड दे रखा है, तो हमारा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा, उन सभी समस्याओं से लेकर रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके इलाहाबाद बैंक अकाउंट में चेकबुक इशू है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इंडियन बैंक इस चीज़ में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आपके अकाउंट में चेकबुक इशू है और आप विड्रॉल से पेमेंट करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको पेमेंट के लिए चेक ले जाना ज़रूरी होगा। तो अगर आपका चेक ख़त्म हो गया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो का लिंक दे दिया है, जिससे आप इंडोसिस ऐप के थ्रू अपना चेकबुक का रिक्वेस्ट घर से लगा सकते हो। तो विद इन 10 डेज आप चाहते हो कि आपका चेकबुक का रिक्वेस्ट लग जाएगा, वो आपका घर के भी एड्रेस पर जाएगा और बैंक भी जा सकता है, या आप ब्रांच जाकर भी चेकबुक का रिक्वेस्ट लगवा सकते हो। अब इसमें यह आता है कि कुछ कस्टमर्स का चेकबुक में अकाउंट तो है पर उन्होंने कभी चेकबुक इशू नहीं कराया, तो ये भी बैंक का फॉल्ट नहीं है। इस केस में भी आपको क्या करना होगा, चेकबुक इशू करना होगा। बिना चेक के आपका पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट चेकबुक प्रोडक्ट में खुला हुआ है। करेंटली अगर आपका अकाउंट चेकबुक प्रोडक्ट कोड में खुला हुआ है और आपने कभी भी चेकबुक रिक्वेस्ट नहीं लगाया, ना ही आपने कभी चेकबुक यूज़ किया, तो ब्रांच से रिक्वेस्ट करके आप अपने चेकबुक अकाउंट को नॉन चेकबुक में कन्वर्ट करवा सकते हो, जिससे कि आप विड्रॉल से पेमेंट कर सको। मगर गाइस ध्यान रखना, अगर आप उस अकाउंट को चेकबुक से नॉन चेकबुक करवा लेते हो तो उस केस में आपके अकाउंट में चेकबुक इशू नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास ईस्ट वाइल इलाहाबाद बैंक का एटीएम है और वो काम नहीं कर रहा है तो घबराइए नहीं। अपनी नज़दीकी शाखा में जाकर इंडियन बैंक के एटीएम पर अपना एटीएम का पिन अपडेट कर लीजिए। और दूसरा, आप इंडोसिस ऐप के थ्रू भी अपना एटीएम का पिन अपडेट कर सकते हैं। तो इंडोसिस ऐप के थ्रू कैसे हम अपना पिन अपडेट करें मैं बता देता हूँ। उससे पहले आपको इंडोसिस ऐप को खोलना पड़ेगा। यहाँ लॉगिन पिन डालिए। ये होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद हमको कार्ड पे जाना है। कार्ड पे क्लिक करने के बाद हमें डेबिट कार्ड पे जाना है। डेबिट कार्ड पे जाने के बाद हमको उस अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट पे हमारा एटीएम इशू है। तो उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उस एटीएम के कार्ड को आप देख लीजिए, उस कार्ड में जो नंबर है उससे मैच कर लीजिए। मेरे पास 2 कार्ड है, तो जो कार्ड का हमें पासवर्ड अपडेट करना है उस कार्ड पे लिखे गए नंबर को मैच कर लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पे फिर आ रहा होगा सर्विसेज, सेट डेबिट कार्ड लिमिट, पेमेंट कैंसिल सेटिंग, सेट डेबिट कार्ड पिन। तो सबसे लास्ट वाले पे जाकर डेबिट कार्ड पिन पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका अकाउंट भी आ जाएगा, आपका डेबिट कार्ड का नंबर भी आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमको इसमें एक्सपायरी डालना होगा, वो आपको कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। इसलिए उस एक्सपायरी को डाल दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद ये एक ट्रांजेक्शन पिन मांगेगा जो आपने इंडोसिस लॉगिन करते समय बनाया था। अगर आपने इंडोसिस ऐप नहीं बनाया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो है, वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे इंडोसिस ऐप को हम रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ हम ट्रांजेक्शन पिन डाल देते हैं।
इसको डालने के बाद एक पॉपअप आएगा, इसको यस करना है, तभी हमारे पास OTP आ पाएगा। वो OTP आने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें फैच हो जाएगा। उसके बाद वो सबमिट कर देना है। उसके बाद जो भी आप पिन डालेंगे ATM का और कंफर्म डालेंगे, जो भी आप ATM का पिन बनाना चाहते हैं वो इसमें डाल दीजिए और उसके बाद जो है सबमिट कर देंगे और उसका जो है आपका ATM का पिन चेंज हो जाएगा। तो हमारा तीसरा टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग। कुछ कस्टमर का ये भी कंप्लेंट है कि उनका इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग इलाहाबाद बैंक के URL पे जाकर अपना लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ जो है अब लिंक 15 तारीख के बाद बंद हो गया है। अब इंडियन बैंक ने अपना एक इंटरनेट बैंकिंग का URL दे दिया है। अब हमको उस URL पे जाकर इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करना होगा। वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए और गूगल पे टाइप कीजिए indianbank.net.in, इस पर सर्च कर लीजिए और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इसको फैच कर सकते हैं। सबसे पहले जो लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आ रहा होगा, उसमें क्या करना है आपको यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग, इस पर क्लिक करना है। अब आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा, इसमें एक आ रहा है इंडिविजुअल और एक आ रहा है कॉर्पोरेट। क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो सेविंग है, इसलिए सेविंग इंडिविजुअल में आता है और करंट अकाउंट कॉर्पोरेट में आता है। इसके नीचे आता है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में हम वही डालेंगे जो हमारा इलाहाबाद बैंक का यूज़र आईडी था। इसके बाद एक मैथमेटिक्स का आ रहा है। मैथमेटिक्स में इसका आंसर देना है, जैसे 65 + 1 दैट्स इज 66, तो उस पर क्लिक कर देना है और उसको डालकर लॉगिन कर देना है। लॉगिन हो दीजिए। इसके बाद ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड में हमको क्या करना है, जो हमारे इलाहाबाद बैंक का पासवर्ड था वो हमें पासवर्ड डाल देना है। खुलने दीजिए इसको। अब ये एक ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, यहाँ पर आपको करंट लॉगिन पिन डालना है जो आपका लॉगिन पिन इलाहाबाद बैंक का था, और न्यू लॉगिन पिन, क्योंकि इलाहाबाद बैंक मर्ज होने के बाद अब इंडियन बैंक में हो गया है। इस केस में क्या होगा, आपको अपना लेटेस्ट लॉगिन पिन और ट्रांजेक्शन पिन बनाना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता, तो इसके बाद आपको बस यहाँ पर लिख रहा है करंट लॉगिन पिन डाल देना है आपको इलाहाबाद बैंक का, और न्यू लॉगिन पिन जो आप बनाना चाहते हो इंडिविजुअल का इंडियन बैंक का वो आप बना सकते हो। ऐसी ट्रांजेक्शन पिन में करना है और आप सबमिट करेंगे तो ईजिली आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पिन और लॉगिन पिन अपडेट हो जाएगा। और आखिरी में बचता है हमारा IFSC कोड से रिलेटेड क्वेरीज, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कस्टमर काफ़ी इस चीज़ को हराइज कर रहे हैं कि अगर उनका डॉक्यूमेंट वहाँ पर पहुँचा हुआ है सम्मान निधि में या फिर उनका स्कॉलरशिप है, तो क्या उनका स्कॉलरशिप उनके पुराने IFSC कोड से आ सकता है या नहीं। तो उस केस में हम बताते हैं कि बैंक्स ने ये डेडलाइन निकाल दिया है कि 31 तक आपका जो भी पेमेंट आना है वो आपके पुराने IFSC कोड पर भी आ जाएगा, उसमें नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर 31 के बाद आपको वहाँ पर एक सबमिशन डालना होगा कि अब जो हमारा IFSC कोड चेंज हो गया है, प्लीज़ हमारा IFSC कोड को आप चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, चेंजेस आपको कहाँ कहाँ करवाना है 31 मार्च के बाद मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका स्कॉलरशिप है आपको वहाँ पर चेंजेस करवाना है। अगर 31 मार्च से पहले आपका स्कॉलरशिप डिसवर्स हो जाता है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा होता है हमारा प्रधान सम्मान निधि वाला, जहाँ पर पैसा आता है, तो उस केस में भी 31 से पहले अगर आपका पेमेंट आना है तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो पैसा आपका 31 मार्च के बाद आता है तो वहाँ आपको उनको सबमिशन देना होगा कि आपका जो IFSC कोड है वो अब चेंज हो गया है। थर्ड चीज़ आता है आपका सब्सिडी।
तो जिस भी कंपनी से आपका सब्सिडी आता है वहाँ कंपनी के ऑफिस में जाकर आपको अपना पासबुक का IFSC कोड से रिलेटेड पेज आपको सॉफ्ट कॉपी में वहाँ पर दे देना है, या हार्ड कॉपी में भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो वो लोग वहाँ पर अपडेशन डाल देंगे और आपका जो है, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या आपको किसी संस्था की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से आपको मिल रही है, तो आप उसको कंटिन्यूसली उस चीज़ को आप लेते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो भी आपके रिलेटिव है जिनका अकाउंट जो है इलाहाबाद में है, ईस्ट वाइल इलाहाबाद या करंटली इस टाइम इंडियन बैंक में है, तो उनको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और थैंक यू।